हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी के एग्जाम के हिंदी के क्वेश्चंस देखेंगे। आई होप आप लोगों ने आज एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड हिंदी के क्वेश्चंस। इस वीडियो की पार्ट 1 जो है ऑलरेडी आ चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैंने उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 बहुत ही अच्छी वीडियो है और बहुत अच्छा आपका रिस्पांस मिल रहा है उस वीडियो पे। हमारा टारगेट है 25 में से 25। हमको 25 में से 25 हिंदी में तो उठाने ही उठाने हैं। अगर और किसी सब्जेक्ट में 25 में से 25 नहीं आ रहे हैं, लेकिन हिंदी में हमको चाहिए 25 में से 25। दोस्त, हिंदी जो सब्जेक्ट होता है ये बहुत ही ईजी होता है। इसमें आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप थोड़ा सा इसमें अगर आप मेहनत कर देते हैं हिंदी में, तो आप आसानी से 25 में से 25 ला सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहां पे मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, प्रसून शब्द किसका पर्यायवाची है? अग्नि का, गंगा का, पुष्प का, वृक्ष का। बताइए किसका है? ये है पुष्प। पुष्प जो है प्रसून का पर्यायवाची शब्द होता है। अब यहाँ पे दिया गया है अग्नि। अग्नि का हम देखते हैं, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वो होता है पावक, अनल। उसके बाद दिया गया है गंगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? देवनंदी और मंदाकिनी। उसके बाद दिया गया है यहाँ पे वृक्ष। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तरु और विपट। हम आंसर के साथ साथ बाकी ऑप्शनों को भी देखते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में अगर इस पॉइंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम इजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पे आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। चलिए आइए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, अवनी शब्द का विलोम क्या है? अवनी शब्द का विलोम आसमान है, अग्नि है, अंबर है, गगन है। बताइए क्या है? तो अवनी शब्द का जो विलोम होता है वो होता है अंबर। अंबर होता है अवनी शब्द का विलोम। अब यहाँ पे दिया गया है आसमान। आसमान का विलोम क्या होता है? जमीन। विलोम शब्द तो आपको पता ही होगा, उल्टा। उसका उल्टा क्या होता है? यहाँ पे अग्नि का क्या होगा? अग्नि का हो जाता है जल। गगन का क्या होगा? गगन का होता है धरती। और अंबर का तो बता ही दिया, अंबर का होता है अवनी। आप लोग काउंट करते रहिएगा कि किसका कितना सही हो रहा है और आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और कितने सही हुए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से शुद्ध वर्तनी बताना है। मरुस्थल, समर्पित, उद्दीप्त, अध्ययन। इसमें से कौन सा सही है बताइए आप लोग। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसमें जो है समर्पित जो है वो सही है। मरुस्थल गलत लिखा गया है। मरुस्थल ऐसे नहीं लिखा जाता है। मरुस्थल जो है ऐसे लिखा जाता है। अगर हम बात करते हैं उद्दीप्त की, तो उद्दीप्त जो है ये भी गलत लिखा गया है। इसको हम ऐसे लिखते हैं। और अध्ययन तो आपको पता ही होगा, ये तो कतई ईजी है। अध्ययन जो है हम ऐसे लिखते हैं। वर्तनी बड़ा आसान होता है। आप थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिएगा तो ये मतलब इससे 2-3 प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, बड़ा इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक करते रहिए, आपका लाइक ही हमें पुश करता है आपके लिए और मेहनत करने के लिए। दिए गए विकल्पों में से आलस्य शब्द का विशेषण बनेगा। आलस, आलसीपन, आलस, आलसी। बताइए क्या बनेगा? ये बनेगा आलसी। अब पहले जानते हैं विशेषण होता क्या है। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। तो आलस्य का विशेषण क्या है? आलसी है, क्योंकि आलसी जो है ये विशेषता बता रही है। किसकी विशेषता बता रही है? आलस्य की विशेषता बता रही है। आलस्य क्या होता है? ये होता है संज्ञा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से मजाकिया शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय क्या है इसमें से? किया, आकिया, या और इया। बताइए क्या होता है प्रत्यय? मैंने कल भी वीडियो में बताया था, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था प्रत्यय और उपसर्ग। जो प्रत्यय होता है ये किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है, बाद में आता है, और उपसर्ग जो है वो पहले लगता है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से देवासुर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। बताइए कौन सा समास है इसमें?
इसमें है ये द्वंद्व समास। अब हम जानते हैं द्वंद्व समास होता क्या है। द्वंद्व समास होता है जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर उनके बीच तथा, अथवा और का प्रयोग होता है, उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे देवासुर, क्या हो जाएगा, जैसे देव और सुर, देवासुर हो गया ये द्वंद्व समास। अब यहाँ पे हम देखते हैं तत्पुरुष समास। अब देखते हैं क्या होता है तत्पुरुष समास में, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और समास करते वक्त उसके बीच की विभक्ति का लोप हो, उसको हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अगर दिया गया है मन से मना हुआ, मन से मना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, मन माना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखते हैं क्या होता है। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे जो महावीर, जो महान वीर है, जो महान वीर है, उसको हम कहेंगे महावीर, अर्थात हनुमान। अब हम यहां देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। जैसे चार राहों का समूह, चौराहा, यानी कि चार राहों का समूह, चार आ रहा है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। सो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन थे उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। समास अक्सर एग्जाम में देखा जाता है, सो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा अगर एक बार में समझ में ना आए तो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, खाक छानना मुहावरे का उचित अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होता है। क्रोधित होना, भटकना, परेशान होना, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होता है। ये होता है भटकना। भटकना जो होता है खाक छानने मुहावरे का उचित अर्थ होता है। यहाँ पे दिया गया है क्रोधित होना। क्रोधित होना मुहावरा है, इसका क्या होता है, खून खौलना। जैसे हम कहते हैं ना मेरा खून खौल रहा है, मतलब कि मैं क्रोधित हो रहा हूँ। परेशान होना का मुहावरा क्या होता है, जैसे खेल खेलना। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखिएगा, खेल खेलना। खाक छानना मुहावरे का वाक्य का अगर हम प्रयोग करें तो हम ऐसे कर सकते हैं, आजकल पढ़े लिखे नवयुवक भी नौकरी के लिए खाक छानते फिर रहे हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। वह दंड देने योग्य है, वह दंड पाने योग्य है, वह दंड के योग्य है, वह दंड लेने योग्य है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। सो ये सही होगा, वह दंड के योग्य है। ये जो ऑप्शन दिया गया है 3 नंबर, ये सही होगा, वह दंड के योग्य है। विकल्प 1 में देखें, देने, देने शब्द यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा में पाने, ये भी नहीं आएगा। तीसरा में यहाँ पे दिया गया है लेने, ये भी नहीं आएगा। आप अगर वाक्य को शुद्ध करना है तो आप उसको 2-3 बार उच्चारण करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सुटेबल लग रहा है। जैसे अगर आप बोलते हैं वह दंड पाने योग्य है, तो आपको खुद समझ में आ रहा है नहीं ये उचित नहीं लग रहा है। सो अगर आप ऐसे बोलेंगे वह दंड के योग्य है, तो ये ज्यादा सुटेबल लग रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप, चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द नहीं है। इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं। पक्षी, कौवा, छिद्र, जौ। बताइए इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। एग्जाम में हम बहुत जल्दी में पढ़ देते हैं तत्सम शब्द है, बहुत बार अक्सर होता है। तो आप कभी भी एग्जाम में अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे तुरंत ऐसे मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है आपके दिमाग में बैठ जाता है कि अच्छा नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। नहीं तो अक्सर बच्चे पहला ही ऑप्शन देख के और क्या करते हैं, तुरंत जो है ऑप्शन लगा देते हैं। अगर दिया होता है तो पूरा नहीं पढ़ते हैं ढंग से, तो थोड़ा इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं कि इसमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। सो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौवा। कौवा जो है वो तत्सम शब्द नहीं है। इसमें जो पक्षी है वो तत्सम है, छिद्र है वो तत्सम है, जौ है वो भी तत्सम है। जो कौवा है ये तद्भव शब्द है। अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं तत्सम शब्द पहले कहते किसे हैं। ये देखिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कूप,
कूप एक तत्सम शब्द है। उष्ट्र, पंचम, ये जो होते हैं ये तत्सम शब्द होते हैं, जैसे पक्षी, छिद्र, जौ। अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो तद्भव क्या होता है? संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, जिनका रूप बदल जाता है उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे आग, काम, पांच इत्यादि। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से दंत्य वर्ण कौन से हैं? क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, त थ द ध न, प फ ब भ म। मैंने कल आपको पूरे वर्ण, जितने भी वर्ण थे वो पढ़ाए थे। अगर आपको याद है तो आप इजीली इसमें बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। दंत वर्ण मैंने कल पढ़ाया था, याद है आपको? बताइए, कमेंट करके बताइए। अगर नहीं याद है तो चलिए मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ा देता हूं। क ख ग घ अंग, ये होते हैं कंठ वर्ण। कंठ से आ रहा है ना, आप उच्चारण करके देखिए। क कंठ से आता है तो इसीलिए इसे कंठ वर्ण कहते हैं। उसके बाद है च छ ज झ इय, ये तालव्य वर्ण होता है। तालव्य वर्ण क्योंकि ये तलवा से आ रहा है। देखिए च, आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। च उच्चारण करके एक बार देखिए, तलवा से आ रहा है तो ये हो गया तालव्य वर्ण। उसके बाद ये होता है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण होता है त थ। जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका जो जीभ है वो दांत से टच करेगा। दंत वर्ण त थ द ध न, तो ये क्या हो गया? दंत वर्ण है। उसके बाद है प फ ब भ म, ये होता है ओष्ठ्य वर्ण। सो अगर एग्जाम में मान लीजिए कि वर्ण पूछ दिया और आपको याद ही नहीं आ रहा कि कंठ वर्ण कौन सा होता है, तालव्य वर्ण कौन सा होता है, तो आप सिंपल करिएगा, उसका उच्चारण करिएगा। 2-3 बार जैसे उच्चारण करेंगे, अब जैसे अगर त का हम उच्चारण करते हैं तो उससे आपको क्या हो जाएगा? आपको तुरंत पता चल जाएगा ये जो है दांत से टच कर रहा है, जो हमारा जीभ है वो दांत से टच कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दंत वर्ण है। अगर आप प का उच्चारण करेंगे, प का आप उच्चारण करके देखिए, प का उच्चारण आप करेंगे तो आपको प जो है, आपके दोनों ओठ जो है वो आपस में सट रहे होंगे, तो ओष्ठ प, तो ओष्ठ वर्ण हो जाएंगे। तो आप एग्जाम में ऐसे भी बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हिंदी को सबसे इजी सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन हमारे अंदर कमी क्या है? हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं। हमको लगता है अरे यार कौन पढ़े, जबकि ये 25 में से 25 स्कोर करने वाला सब्जेक्ट है। बिल्कुल। चलिए आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मानव शब्द से विशेषण बनेगा। मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा? मानवीकरण, मान्यता, मनुष्य या मानवीय? बताइए क्या बनेगा? सो ये बनेगा मानवीय। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। सो मानव क्या है? मानव जो है वो संज्ञा है, और मानव क्या कर रहा है? वो ये मानवीय क्या है? मानवीय विशेषता बता रहा है, इसलिए जो है मानवीय क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विशेषण। अब यहाँ पे ऑप्शन एक दिया गया है मानवीयकरण। मानवीकरण क्या होता है? ये हो जाएगा एक अलंकार। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मान्यता। मान्यता का अर्थ होता है मत या मान्य होने का भाव, और मनुष्य का अर्थ तो आप जानते ही हैं, मनुष्य का अर्थ होता है इंसान। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से ही का तत्सम शब्द है, शब्द क्या होगा? ये हो जाएगा हृदय। जो है मन का अर्थ होता है अंतःकरण या चाहत। छाती और उर शब्द हृदय के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आइए हम पहले देख लेते हैं कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तत्सम ऐसे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए होते हैं, जैसे आम्र, उष्ट, ऐश्वर्य और तद्भव। तद्भव शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया हो, जैसे आग, खीर, छत इत्यादि। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से गृह प्रवेश में कौन सा समास है। सो हमें यहाँ पे बताना है गृह प्रवेश में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास। बताइए कौन सा समास होगा ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। मैंने सारे समास पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं। सो आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्यालय में संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। बताइए कौन सा संधि होगा। सो विद्यालय में जो है ये होगा दीर्घ संधि। अब हम पहले जान लेते हैं कि विद्यालय को हम कैसे लिखते हैं। विद्या प्लस आलय, विद्यालय लिखते हैं ना हम ऐसे। संधि जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि की बात आएगी तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसको हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, महेश, महेश में क्या होता है महाजोड़ इस, महेश। उसके बाद हम देखते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन संधि में एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे अहंकार, अहंकार। उसके बाद देख लेंगे उल्लास, क्योंकि उत, उल्लास को हम कैसे लिखते हैं अगर संधि विच्छेद करना हो तो उत प्लस लास, उल्लास। उसके बाद हम देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि जो होता है वो होता है जैसे दुख, दुह। विसर्ग संधि जो होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल से विकार जो उत्पन्न होता है उसको हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे अगर लिखा गया है दुरात्मा, दुरात्मा, सो इसको हमें लिखना होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, दु प्लस आत्मा। सो ये हो जाता है विसर्ग संधि। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिजली शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। अबर का, गंगा का, विद्युत का, चांद का। तो ये तो बहुत ही इजी है, विद्युत का जो है पर्यायवाची शब्द है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अंबर का पर्यायवाची शब्द अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गगन, शून्य। गंगा का क्या हो जाता है, गंगा का हो जाता है देव नदी और मंदाकिनी। उसके बाद अगर चांद का पूछ दिया, चांद का क्या हो जाएगा, मयंक और शशि। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सो टोटल आज हिंदी के हमने प्रश्न किए, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी के प्रश्न किए, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनकी एग्जाम में आने की संभावना है। और मैंने क्या किया है, हर एक टॉपिक से जो है आपको क्वेश्चन लिए थे ताकि जो है आपका रिवीजन हो जाए। और आपको नहीं आता है, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको याद भी कर सकते हैं। अभी एग्जाम में 3-4 दिन समय है, आप इसको अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में जाइएगा। हो सकता है आपको डायरेक्ट प्रश्न ना पूछे, लेकिन जो अगर मैंने पढ़ाया है, जैसे मैंने समास पढ़ा दिया तो समास को जब मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया तो उससे आपका है क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ तक आपने वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।